सबसे बड़ा कारण देखें तो असमय मौत का सबसे बड़ा कारण है सड़क दुर्घटना। कोरोना आया, कोरोना पे सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया झोंका, लेकिन कोरोना से कई गुना ज़्यादा मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। मतलब इतनी बड़ी आपदा और कोई नहीं आई आज तक मनुष्य के जीवन में जितनी बड़ी ये आपदा है। न हम अपने व्यवहार से उनको शिक्षा दे पाए। अगर ये बात मैं ट्रैफिक की कहूँ, जैसे मैं खुद गाड़ी गलत चलाता हूँ और मैं बच्चे को बोलूँगा ठीक चला तो वो कैसे चलाएगा? वो देख रहा है कि पिताजी गलत चला रहे हैं, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि ट्रैफिक रूल तोड़ना कोई गलत काम है। तो इसी तरह जो आपने संस्कार दिए ही नहीं तो हम संस्कार की उम्मीद कैसे करेंगे? पेशे से कंप्यूटर व्यवसायी हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में धर्म अध्यात्म से जुड़ी बातें, जीवन शैली से जुड़ी बातें और सामाजिक समस्याओं को लेकर बड़ी मुखरता के साथ सामने आते हैं। अरे ओ भैया, ये इनकी टैगलाइन है। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जैन जी, जिनसे हम बात करेंगे आज इंदौर शहर के यातायात को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के। राजकुमार जी, आप लगातार इंदौर के ट्रैफिक को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं। आखिर वो मुहिम क्या है और अरे वो भैया का कंसेप्ट कहाँ से आया था? देखिए, ट्रैफिक समस्या जो है बहुत गंभीर समस्या है। पूरे विश्व में अप्राकृतिक मौतों की अगर हम संख्या देखें और उसमें सबसे बड़ा कारण देखें तो असमय मौत का सबसे बड़ा कारण है सड़क दुर्घटना। और ये इतना बड़ा और इतना गंभीर विषय है, लेकिन इस पर कोई उतना ध्यान नहीं देता। कोरोना आया, कोरोना पे सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया झोंका, लेकिन कोरोना से कई गुना ज़्यादा मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। अगर हमारे देश की बात करें, हमारे देश में ये लोकसभा में मंत्री जी का दिया हुआ वक्तव्य है, 1,80,000 मौत एक साल में हुई है हमारे देश में। इसका मतलब हुआ 20 मौत प्रति घंटा। मतलब इतनी बड़ी आपदा और कोई नहीं आई आज तक मनुष्य के जीवन में जितनी बड़ी ये आपदा है, लेकिन इसको सब लोग हल्के में लेते हैं। इसका प्रमुख कारण यातायात नियमों की अवहेलना। यातायात नियम को यातायात नियम नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलना चाहिए सड़क सुरक्षा नियम। ये मेरी अपनी सुरक्षा के लिए बने हैं और हम इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। तो ये जब मुझे ये सब आंकड़े सामने आए, जब मैंने ये सब देखा, तो फिर मुझे लगा कि इस विषय पे कुछ करना चाहिए। और मतलब सच्चाई बताऊं तो मैं भी बाकी ड्राइवर जैसा लापरवाह ड्राइवर था। जैसे सब लोग चलाते हैं गाड़ी, वैसे मैं भी चलाता था। एक बार हम लोग रात को शादी से लौट रहे थे, तो मैंने आदतन इलायची चौराहे पे लाल बत्ती क्रॉस की। मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था, वो थोड़ा असहज हुआ। उसके बाद इंडस्ट्री चौराहे पे आके मैंने लाल बत्ती क्रॉस की। उसने पापा गाड़ी रोको। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, आप गाड़ी रोकी। मैंने गाड़ी रोकी, वो नीचे उतरा, बोला आप घर जाइए, मैं पैदल घर आऊँगा, मैं ऐसी गाड़ी में नहीं बैठूँगा जो नियम तोड़ दिए। तो तब से मतलब कुछ बोलते यूरेका, न्यूटन को वाला वैसा मुझे कुछ हुआ। और उसके बाद में ये यातायात सुधार मुहिम पे काम करने लगा। व्यवसायिक गतिविधियों में आप अत्यधिक सक्रिय रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपने लगभग 2000 विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहे हैं। आखिर इस सब के लिए आप विचार, इन सब के लिए अपना समय कैसे निकाल पाते हैं? विचार तो मनुष्य के मस्तिष्क में निरंतर आते रहते हैं। जब तक कोई जो 4 घंटे की गहरी निद्रा होती है उसमें भी सपनों में आती है। तो विचार तो एक सतत प्रक्रिया है, विचार बनते रहते हैं, आते रहते हैं। उसमें से कुछ विचार आपको ठहर जाते हैं आपके दिमाग में, वो आपसे मांग करते हैं कि उसको से विचार न रखा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। रही बात समय की, तो दिलचस्प वाकया है
कि मेरा ज़्यादातर बिजनेस सरकार के साथ होता है, और सरकार में जहाँ सबको मालूम है कि आप कहीं जाओ तो वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है। आप किसी से मिलने जाएं, किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से या किसी से भी आप मिलने जाएं सरकार में, तो आपको वेटिंग एरिया में इंतज़ार करना होता है। तो अब इंतज़ार करते करते मुझे लगा कि जो विचार आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कर दें। बैठे हैं क्या करें, तो उनको लिखना शुरू कर दिया। तो लिखते लिखते धीरे धीरे एक आदत सी बन गई कि फुर्सत में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं, तो लिखना शुरू कर दिया। फिर उनको विचारों को धीरे धीरे एक शक्ल देने की शुरुआत हुई, तो वैसे लेखन की शुरुआत हुई। मतलब मेरा लेखन का जन्म हुआ है वल्लभ भवन में। जिस तरह इंदौर शहर का ट्रैफिक या हम कहें किसी भी शहर का ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही आम आदमी के जीवन का भी ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है। उसका जो विचार है, आचार है, खान पान है, ये सारी चीज़ों को देखो और आप जीवन शैली को लेकर के भी लिखते रहें, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जीवन शैली के माध्यम से कि आदमी किस तरीके से अपने आप को सुधार करे और बेहतर करने की कोशिश करे? देखिए, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर गहराई में जाए तो जैसे मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है, तो मेरे माता पिता हमें बच्चों को समय देते थे, हमें कुछ अच्छी बातें सिखाते थे। संस्कार उनके खुद के व्यवहार में संस्कार होते थे जो हम ऑब्जर्व करके सीखते थे। जो मेरी पीढ़ी है, जो बच्चे बचपन के बाद पैदा हुए, उन्होंने देखा अभाव, नंगो, गरीबी, तो वो एक पूरी जनरेशन गरीबी मिटाने में लग गई। उन्होंने सोचा कि जो गरीबी हमने देखी है वो हमारी अगली जनरेशन ना देखे। उस गरीबी मिटाने में मेरी श्योर, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि मेरी जनरेशन के लोगों ने समय को समय नहीं देखा, खाना पीना सब कुछ भूल के लगातार काम में लगे रहे। 12-12 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, 18 घंटे काम किया, 36-36 घंटे लगातार काम किया और अपने आप को स्थापित किया। लेकिन ये सब करने में हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए। तो संस्कार से मतलब हम बच्चों को समय दे ही नहीं पाए, तो संस्कार तो दूर की बात होगी। तो अब जो हम उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं कि युवाओं में संस्कार नहीं है, तो वो युवा की गलती नहीं है, वो गलती हमारी जनरेशन की है। एक पूरी जनरेशन की गलती है कि हम उनको संस्कार दे ही नहीं पाए। ना हम कभी उनके साथ बैठे, ना उनको हमने कुछ सिखाया, ना हम अपने व्यवहार से उनको शिक्षा दे पाए। अगर ये बात मैं ट्रैफिक की कहूँ, जैसे मैं खुद गाड़ी गलत चलाता हूँ और मेरा बच्चे को बोलूँ मैं ठीक चलाता हूँ, वो कैसे चलाएगा? वो देख रहा है कि पिताजी गलत चला रहे हैं, पिताजी हेलमेट नहीं पहन रहे, पिताजी सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, पिताजी लाल बत्ती पे जा रहे हैं, तो वो ये उसके अवचेतन में बैठ जाता है। एक शिशु होता है, अबोध शिशु, वो 6 महीने की उम्र से सीखना शुरू कर देता है, वो 3 साल की उम्र तक आते आते बहुत कुछ सीख जाता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। और वो 3 साल की उम्र तक उसको समझ में आ गया कि लाल बत्ती तोड़ना, सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं लगाना एक सामान्य व्यवहार है। अब उसको उसके जीवन में बैठ गया। अब इसको जैसे मैं अगर आपको उसका मैं सबूत दूँ, तो देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना महापाप है, ये सबको मालूम है। लेकिन आप देखें जीवन में हर व्यक्ति दिन भर में पता नहीं कितने झूठ बोलता है। एक सामान्य व्यवहार हो गया है, समाज से स्वीकृत ये एक सामान्य झूठ बोलने को कोई बुरा भी नहीं मानता है। लेकिन बड़ी बात देखिए, अगर झूठ बोलते कोई पकड़ा जाए तो सफाई देने लगता है कि नहीं यार वो वैसा ही था, तुमने गलत समझ लिया, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं उसको वैसे नहीं वैसे प्रेजेंट करता था। तो झेप जाता आदमी, जबकि समाज में स्वीकृत ये झूठ बोलने कोई बुरा नहीं मानता, फिर भी झेप जाता है। कोई छोटी मोटी चोरी करते पकड़ा जाए, कोई ऑफिस से पेंसिल उठा के ले जा रहा है, इसने ठोक दिया तो बोलेगा ना ये गलती से हाथ में रह गई थी, वापस रख देगा, बुरा मतलब झेप जाता है व्यक्ति। लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ते हो आप किसी को रोक लो तो झेपेगा नहीं, उल्टा आपसे लड़ने लगेगा, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि ट्रैफिक रूल तोड़ना कोई गलत काम है। तो इसी तरह जो आपने संस्कार दिए ही नहीं, तो हम संस्कार की उम्मीद कैसे करेंगे? ट्रैफिक सुधार को लेकर के आपने कई सुझाव अखबारों के माध्यम से भी, समाज के माध्यम से भी और प्रशासन के माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाए। उन सुझावों पर कितना अमल हुआ और क्या कितना होना बाकी है, उसके बारे में आप क्या मानते हैं? देखिए, ट्रैफिक में 3 ई होते हैं, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग करना सरकार के हाथ में है कि वो सड़कें अच्छी बनाए, उनके टर्निंग प्रॉपर हो, फ्लाईओवर्स हो, जहाँ जरूरत जैसी हो वैसा बनाए, ताकि दुर्घटना की समस्या कम से कम हो और जाम लगने की समस्या कम से कम हो। तो अब इंजीनियरिंग के मामले में अगर मैं इंदौर शहर की बात करूँ तो हमारे यहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग पोस्ट सरकार ने सेंक्शन किया नहीं कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन है नहीं कोई ट्रैफिक इंजीनियर। बहुत सारे इंजीनियर हैं, सड़क का इंजीनियर है, बिजली का इंजीनियर है, सब तरह के इंजीनियर, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा जीरो है। जो सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सके, ऐसा ट्रैफिक इंजीनियर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। फिर बात आती है इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट मतलब पुलिस रिकॉर्ड पे है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास समुचित बल उपलब्ध नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट 2000 लोगों की, हमारे पास सिर्फ 600 लोग हैं। उसमें भी एक बड़ा प्रतिशत वीआईपी ड्यूटी में चला जाता है, कुछ उनके रोटेशन में चलते हैं, कोई बीमार है, कोई दूसरे की ड्यूटी पे गया है। तो इफेक्टिवली करीब 400 लोग यातायात संभाल रहे हैं इतने बड़े शहर का। 34 लाख गाड़ियाँ हमारे रजिस्टर्ड MP 09 में। तो ये बहुत छोटा सा बल है जो इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। उसके बारे में हम पिछले जब से आज़ाद हुए हैं लगभग 78 साल हो गए, उसके बारे में सारा मीडिया लिखता है, सब चिंता कर रहे हैं। इन दोनों पे काफ़ी चिंता हो रही, काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन एजुकेशन, जो दुर्घटना का मुख्य कारण है वो है यातायात नियमों की अवहेलना, उनका उल्लंघन, उनके बारे में गंभीरता का अभाव। तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मतलब मुझे कई लोग आते हैं, कहीं पार्टी में जाता हूँ, किसी सेमिनार में जाता हूँ, सब आके मुझे सुझाव देते हैं कि आप सरकार को ये बोल दीजिए, सरकार को ये बोल दीजिए, सरकार को ये बोल दीजिए। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी कब दिलाई थी? अरे सर क्या कमी, भगवान ने दिया सब कुछ, 8वीं क्लास में आया, गाड़ी दिलवा दी उसको। बहुत बढ़िया। मैं कहा उसको कोई ट्रेनिंग दिलवाई थी गाड़ी के पहले? नहीं, बस मैंने बिठाया साथ में स्कूटर पर, उसको दिखाया ऐसे ब्रेक लगाते हैं, ऐसे क्लच दबाते हैं, और ये लाइट जलती है। वो साइकिल चलाना उसको आती थी, उसने हैंडल पकड़ा, सीख गया। अच्छी बात है। उसको लाइसेंस बनवाया था। अरे हाँ, कैसी बात करें भाई साहब, अपना इतना रस हो गया, घर बैठे लाइसेंस आ गया उसका। अच्छी बात है। क्या आपने उसको कहा यातायात नियमों का पालन करना? अरे सर आप फालतू बात करते हैं, मैंने जो सुझाव दिया वो आगे बढ़ाइए ना। अब अगर ये हमारा एटीट्यूड है सुरक्षा के प्रति, उस बच्चे को सुरक्षित ड्राइविंग की ट्रेनिंग ही नहीं दी है, हमने उसके हाथ में गाड़ी दी है, मौत का हथियार दिया है। आप देख रहे होंगे रोज की अखबार में खबर आती है, युवा 1 या 2 युवा रोज मर रहे हैं इंदौर में। और ये इतना पीड़ादायक समाचार है, उसके जिम्मेदार हम हैं, अभिभावक उसके जिम्मेदार हैं, उस मौत के जिम्मेदार अभिभावक हैं। दूसरा मीडिया का एटीट्यूड हमेशा ये होता है कि वो बड़ी गाड़ी वाले को गलत ठहराते हैं, और कोई भी एक्सीडेंट होने पर सिर्फ पुलिस को, प्रशासन को गलती देते हैं। वो ये कभी नहीं बोलते कि मरने वाले की भी गलती थी या चोट जिसको लगी उसकी भी गलती थी। ठीक है, मानवता के पक्ष से ये एटीट्यूड ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पहलू देखिए। अगर आपने ये नहीं बताया कि गलती करने से मौत होती है, गलती करने से चोट लगती है, तो लर्निंग नहीं आएगी, कोई सीखेगा नहीं। उसके पीछे दूसरा आदमी वही गलती करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, 5वां करेगा। तो पीछे की जो 5 गलतियां हुई हैं उसका जिम्मेदार अभिभावक और मीडिया हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि वो गलत कर रहा है। वो तो मासूम है बेचारा, उसकी कोई गलती उसको किसी ने बताया नहीं कि गलत है। इंदौर के ट्रैफिक सुधार को लेकर के आपके मन में क्या परिकल्पना है कि उन्हें इस तरीके से लागू किया जाए? तो क्योंकि हम बात करें, इंदौर बहुत घना बसा हुआ है, सड़कें नहीं हैं, सारे बाजार सिमटे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या परिकल्पना लेकर चल रहे हो, क्या सुझाव है आपकी सरकार के? देखिए, इसमें जो इंदौर की जो स्थिति है, 34,50,000 वाहन MP 09 में रजिस्टर्ड है। इनको अगर हम एक लाइन में खड़ा करें, 4 की लाइन में 2 मीटर की स्पेस दें, तो हमें लगभग 1100 किलोमीटर सड़कें चाहिए वाहन को खड़ा करने के लिए। तो हमारे पास सड़कें हैं सिर्फ 250 किलोमीटर शहर के अंदर की। तो जाम तो लगेगा, कशमकश तो होगी, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है जो सरकार के जो इन्फोर्समेंट वाली बात है या इंजीनियरिंग वाली बात है, एक तो अतिक्रमण, सड़कों में जो अतिक्रमण है वो किसी भी तरह का हो, वो दुकानों का अतिक्रमण हो, चाहे वो राजनीतिक अतिक्रमण हो या एक निजी अतिक्रमण हो। मुझे जितनी जगह दिखी उस पर मैंने अपना मकान डाल दिया, तो इसको सख्ती से हटाना होगा, क्योंकि ये सबके हित में, सार्वजनिक हित में। दूसरा, सड़कों की चौड़ाई जितनी बढ़ सके, जो भी एक कानून के दायरे में आके हो सकती है वो बढ़ानी चाहिए। आप देखेंगे
जैसे पाटलिपुत्र का एग्जाम्पल, उस सड़क पे पैदल चलना मुश्किल होता था। ऐसा चौड़ी की तो आज ट्रैफिक मूव हो रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क बन चुकी है यशवंत निवास रोड। तो सड़क चौड़ी करनी होगी, फिर जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ फ्लाईओवर बनाया जाए। और एक कंसेप्ट होता है रोटरी वाला, जो जीरो ट्रैफिक सिग्नल वाला, जहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम है बनिस्बत, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहाँ ये रोटरी बनाई जा सकती है जहाँ ट्रैफिक सुगमता चले। फिर लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न के लिए जिम्मेदार सरकार ने बना दी लेफ्ट टर्न, इंदौर में काफ़ी जगह लेफ्ट टर्न बने हुए, अच्छे बने हुए, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी आ जाती है, हम उसको पालन नहीं करते, हम लेफ्ट टर्न से निकल के सीधे जाने की कोशिश करते हैं। आप किसी लेफ्ट टर्न पर देखिए, वहाँ 10-20 वाहन खड़े होंगे, लेफ्ट टर्न से निकल के आके सामने खड़े होंगे। अब चिंता हमें भी तो करनी होगी ना, सारा काम हम पुलिस प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते, हर गाड़ी के पीछे पुलिस वाला नहीं बैठ सकता। कुछ चिंता हमें भी करनी होगी और कुछ चिंता प्रशासन को भी करनी होगी। ये सब मिल के काम करेंगे तो ही हम इन मौतों से मुक्ति पाएंगे, तो ही हम इन जाम से मुक्ति पाएंगे। अब जाम आपके लिए कितनी मुसीबत लेके आता है, आपकी रोजी रोटी पे फर्क डालता है, आपकी गाड़ी के इंजन पे फर्क डालता है, आपको मानसिक तनाव देता है। उस मानसिक तनाव से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जो शहर की एक ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है ट्रैफिक जाम। तो अगर हम खुद इसकी चिंता नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। जैसे पुलिस और इंजीनियरिंग इस पर कमाल करते हैं, जब तक हम खुद ना इस पर ध्यान देंगे मुश्किल है। तो ट्रैफिक समस्याओं को लेकर के अपनी मुखरता के साथ बात रखी, ये भी बात बताया कि सचेत आपको और हमें होने की जरूरत है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो इंदौर को लेकर के बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति एक सेकंड को भी रुकना नहीं चाहता, किसी भी चौराहे पर रुकना नहीं चाहता, और वो लगातार पार करता जाता। और ऐसे कई वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे जिसमें आप इस तरीके के वीडियो को सामने लेकर आए। इन घटनाओं को कैसे रोकने के लिए स्ट्रिक्ट हो, प्रशासन अपने कदम उठाए? देखिए, फिर हम वहीं हर बार प्रशासन को दोष देने लग जाते हैं। मतलब मैं बोलना, मुझे लगभग 10 साल हो गए ये काम करते हुए, मुझे अब तक इंतजार है कि कोई आके खड़ा हो बोले कि सर मैंने अपने घर में अपने बच्चों को, मैं खुद सही ढंग से गाड़ी चलाता हूँ तो अपने बच्चों को भी सही ढंग से गाड़ी चलाना। आज तक एक भी उदाहरण नहीं, 10 साल हो गए मुझे बात करते हुए। अब ये सोच ना बदलेगी तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊँ, अगर आंकड़े आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना अमेरिका में होती है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन WHO की रिपोर्ट उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना अमेरिका में होती है। वहाँ पे न इन्फोर्समेंट की कमी है, न एजुकेशन की कमी, न इंजीनियरिंग की कमी है, उसके बाद भी दुर्घटनाएं होती हैं। क्योंकि उसके मन में नहीं है भाव। ये भाव जब तक मन में नहीं आएगा कि ये सड़क सुरक्षा नियम मेरी सुरक्षा के लिए बने, मुझे पुलिस से बचने के लिए नहीं बने, ये चालान से बचने के लिए नियम नहीं है, ये मेरी सुरक्षा के लिए, और मैं खुद इनको नहीं अपनाऊंगा तब तक बड़ा मुश्किल है। ठंड में आप बाहर निकलते हो, माँ बोलती बेटा स्वेटर पहन के जा। बरसात में आप बाहर निकलते हो, कोई घर का कोई व्यक्ति बोलता है बेटा रेनकोट लेके जा, कोई बारिश होगी तो गीला हो जाएगा। पर शायद ही आपको सुना होगा कि आपकी माँ ने आपको बोला बेटा हेलमेट पहन के जा। ये गलती अभिभावकों की है। जब तक अभिभावक अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे सड़क से, तब तक ये मौतें होती रहेंगी, जाम लगते रहेंगे, और हम सिर्फ प्रशासन को गाली देते रहेंगे। और 78 साल हो गए हमको गाली देते रहते, 47 से हम गाली दे रहे हैं, वो गाली देते जाएंगे पता नहीं अगले कितने सालों तक, जब तक स्वयं के मन में नहीं आएगा कि ये नियम मुझे पालन करने अपनी सुरक्षा के लिए, तब तक बदलाव आना मुश्किल है। आइए आप और हम एक खुलकर खुले मन के साथ संकल्प लें, और वह संकल्प है कि उस अनजाने भय से हम मुक्ति पाएं कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर है तो हम उसके लौट के आने तक इंतजार में डरे हुए ना रहें। हम उन्हें प्रेरित करें कि यातायात के नियमों का पालन करें, घर से निकलते समय भी और घर आते समय भी। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सार्थक विषय पर जो सुझाव दिए हैं, मैं चाहता हूं कि हर पालक, हर वाहन चालक इस बात को स्वीकार करे और इनका पालन करे। मतलब जी, मैं एक छोटी बात और बोलना चाहूँगा खत्म करने से पहले अपने दर्शकों के लिए, कि जो हमारी हिंदू परिवार व्यवस्था है, इसमें हम देखते हैं कि घर में एक व्यक्ति डिजिग्नेटेड होता है कि रिश्ता ही निभाएगा, ये कमाएगा, कोई लीगल मसला हुआ तो ये निपटेगा, कोई पॉलिटिकल मसला हुआ तो ये निपटेगा। घर में हर सदस्य के पास एक एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही क्यों ना एक ये जिम्मेदारी दी जाए सड़क सुरक्षा एम्बेसडर की, हर परिवार में एक व्यक्ति को, कि वो खुद भी नियम का पालन करे और परिवार के अन्य सदस्यों भी
नियम पालन करवाना सुनिश्चित करें। तो ये एक आपके माध्यम से एक बात सबके सामने रखना चाहूँगा कि हर परिवार में एक सदस्य जिम्मेदारी ले सड़क सुरक्षा की। धन्यवाद, आपने बुलाया इसके बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद।